कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण बन रही है और इस पर फिर से युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम सब के लिए ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए। प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया और कहा कि लोगों के काम भी चलते रहने चाहिए और कड़ाई भी बनी रहनी चाहिए। मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैक्सीनेशन उत्सव मनाने को भी कहा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? देश में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस महामारी से मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,26,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 685 लोगों की जान गई है। देश भर में कोरोना से संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 9,10,000 से ज्यादा हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 7,437 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे के अंदर 8,938 नए कोरोना मरीज मिले हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना नेगेटिव होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उन्हें 2 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल सचिन अभी घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें कोझिकोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं है। कल रात किस तरह से पुलिस ने अभियान चलाया, देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली में कई जगह रात में वाहनों की पड़ताल का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। बेहद जरूरी होने पर आम लोगों के लिए ई पास जारी होंगे। वहीं यूपी में अब तक 8 बड़े शहरों में पाबंदियां लगाई जा चुकी है। अब मेरठ और बरेली में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। 60 सेकंड में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में कल शाम 5 बजे चौथे चरण का प्रचार खत्म हो गया। 10 अप्रैल को चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें हावड़ा की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुर द्वार की 5 सीट और कूच बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण तक पश्चिम बंगाल की 91 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इस बीच कल बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। माननीय दिलीप घोष जी के ऊपर जिस हिसाब से हमला हुआ, ये तो ऊपर वाले की दया है, भगवान की दया है कि वो पत्थर उनके सर पे ना आया। मगर बार बार एक ही दृश्य देखा जाता है। बगल में खड़ी रहती है राज्य पुलिस, जो केवल और केवल मुख्य दर्शक का रोल अदा करती है। जो हमारे विदाई मुख्यमंत्री को जैसे दिख रहा है कि उनकी विदाई की घड़ी करीब आ रही है, ये हिंसा बढ़ेगा। भारत और चीन के बीच आज कौन सी अहम बातचीत होने जा रही है? दोनों देशों के बीच कौन से मुद्दे लंबित हैं? आइए बताते हैं आप। आज भारत चीन के बीच 11वें दौर की सैन्य बातचीत होगी। आज की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। दोनों देशों के बीच इस बैठक में गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से सैनिकों की जल्द वापसी पर बातचीत की जाएगी। साथ ही डेपसांग में लंबित मुद्दों के समाधान पर बातचीत होगी। इसमें एलएसी के अन्य टकराव वाले इलाके को लेकर भी वार्ता होगी।
इससे पहले भारत और चीन के बीच 20 फरवरी को 10वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी। ये बातचीत 16 घंटे चली थी। इसके बाद जारी बयान में कहा गया था कि पैंगोंग इलाके से सैनिकों की वापसी ने बातचीत के नए रास्ते खोले हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल गतिरोध शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच पैंगोंग झील वाले इलाके में हिंसक झड़प हुई और इसके बाद दोनों देशों ने कई स्थानों पर हथियारों के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी। 15 जून को गलवान घाटी में झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। झड़प के काफी दिनों बाद चीन ने स्वीकार किया कि झड़प में उसके भी सैन्यकर्मी मारे गए थे। महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से कल कौन सा बड़ा झटका लगा? महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को, ये आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, इसलिए स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई जांच जारी रहेगी। इन दोनों याचिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें परमवीर सिंह के आरोपों पर कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जो लोग वसूली में लगे थे उनका सच बाहर आएगा। मेरा विश्वास है कि अब इस निर्णय के बाद सीबीआई जांच करेगी और ये जो वसूली का रैकेट चल रहा था, इस रैकेट का पर्दाफाश होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनसीपी ने कहा है कि सीबीआई जांच में अनिल देशमुख साफ होकर निकलेंगे। प्राथमिक जो पूछताछ सीबीआई कर रही है, बाहर आएंगे, कोई उनके ऊपर तकलीफ नहीं होगी उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब सीबीआई जल्दी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ कर सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी जिला अदालत ने कल क्या नया आदेश दिया? वाराणसी में अब क्या नया होने वाला है, जानिए 1 मिनट में। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे ज्ञानवापी के पुरातत्विक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। टीम में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सदस्य भी होंगे। इस फैसले से साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। क्या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है? 2013 में ऐसे ही फैसले से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था। 2003 में पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण के बाद कहा था कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। सर्वेक्षण का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। वर्ष 1991 से चल रहे इस विवाद पर 2 अप्रैल को सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट दोनों पक्षों की सर्वेक्षण के मुद्दे पर बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है। आज इस याचिका पर सुनवाई होने वाली है। मुख्तार की पत्नी को किस बात का डर है, देखिए। यूपी में कई अपराधों के आरोपी मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने अपने पति की जान को खतरे का अंदेशा जताया है। याचिका में मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट सुनवाई के लिए ले जाते समय सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। वहीं जी न्यूज के पास मुख्तार अंसारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें मुख्तार अंसारी बिना व्हील चेयर अपने पैरों पर चल रहा था। मुख्तार अंसारी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उसे पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा था। रास्ते में मुख्तार कानपुर देहात के एक पुलिस स्टेशन में कुछ देर के लिए रुका था और तस्वीर में मुख्तार पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्तार खुद एम्बुलेंस से उतरकर थाने तक गया और खुद पैदल चलकर वापस आया। बांदा जेल में मुख्तार पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। मुख्तार को तन्हाई बैरक में रखा गया है। उसे सामान्य कैदी की तरह जमीन पर सोना पड़ रहा है। मुख्तार को जेल में मिल रही वीवीआईपी सुविधा बंद हो चुकी है और उसके खिलाफ चल रहे 18 मर्डर और 53 आपराधिक केसों में इंसाफ फास्ट ट्रैक की राह पर है। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह का नक्सलियों ने किस तरह से अपमान किया और अब राकेश्वर सिंह कैसे हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। नक्सलियों ने बंधक बनाए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया। 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया गया था। रिहाई के बाद राकेश्वर का तर्रेम के 168वीं बटालियन के कैंप में मेडिकल चेकअप किया गया।
सरकार की तरफ से गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया समेत सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में नक्सलियों ने जवान के हाथों में बंधी रस्सी को खोलकर छोड़ा। थाना तरन के अंदरूनी क्षेत्र में जो आरक्षक राकेश्वर सिंह को सही सलामत जो रिकवर किए गए थे। राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। उनके घर में मिठाई बांटी गई। ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम खुश, बहुत खुशी है मेरे को, मैं बता नहीं सकती आपको। एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया था। राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन अपने एक वीडियो की वजह से सोशल मीडिया में आलोचना की शिकार हो रही हैं। आखिर जया बच्चन को गुस्सा क्यों आया, देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने पहुंची समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक रोड शो के दौरान जया बच्चन को उनके साथ सेल्फी ले रहे एक फैन पर ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। जया बच्चन हावड़ा में रोड शो कर रही थी। इसी दौरान उनके एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन इस पर जया बच्चन नाराज हो गई। हालांकि जिस व्यक्ति को जया बच्चन ने धक्का दिया उसे कोई चोट नहीं आई है। कैमरे में सिर्फ जया बच्चन के धक्का देने की तस्वीर ही रिकॉर्ड हुई है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन लगातार पश्चिम बंगाल में हैं। वो यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का प्रचार कर रही हैं। लेकिन अब इस वीडियो से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी हो रही है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।